इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षत रावत के साथ और वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मन की बात कार्यक्रम को संबोधित। वैश्विक युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता। अफवाहों से बचने की पीएम मोदी ने की अपील। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर बोले सीएम नैब सिंह सैनी। कहा, पश्चिमी एशिया में चल रहा युद्ध से पीएम मोदी ने करवाया अवगत, पूरी दुनिया पर पड़ा इस युद्ध का असर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया छिंदवाड़ा जिले का दौरा। सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मिले सीएम मोहन यादव। मृतकों के परिजनों को की 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की मृतकों के परिजनों से मुलाकात। कहा, यह एक बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 5 लाख रुपए देने की उठाई मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि देश मिलकर इन चुनौतियों से बाहर निकल कर आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय जरूर है, लेकिन अफवाहों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एलपीजी पेट्रोल पर संकट है और ये संकट पूरी दुनिया के लिए है। साथ ही इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति न होने की बात भी कही। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि देश भर के खेल प्रेमियों के लिए यह महीना जोश और उत्साह से भर देने वाला रहा। जब भारत ने T20 विश्व कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी टीम की इस शानदार सफलता पर हम सभी को बेहद गर्व है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में एलिम्स में अपने अरविंद योगा सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कि पूरा विश्व भूतकाल में कोविड के कारण एक लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में
जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिल करके इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की ताकत यहाँ के कोटि कोटि लोगों में निहित है। आज मन की बात में एक ऐसे प्रयास के बारे में बताना चाहता हूं जो देशवासियों की जन भागीदारी की भावना को दर्शाता है। ये प्रयास है ज्ञान भारतम सर्वे, जिसका संबंध हमारी महान संस्कृति और समृद्ध विरासत से है। इसका उद्देश्य देश भर में मौजूद मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा करना है। इस सर्वे से जुड़ने का एक माध्यम ज्ञान भारतम ऐप है। आपके पास अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है या उसके बारे में जानकारी है तो उसकी फोटो ज्ञान भारतम ऐप पर जरूर साझा करें। हर एंट्री से जुड़ी जानकारी को दर्ज करने से पहले उसकी पुष्टि भी की जा रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपि लोगों ने शेयर की है। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के नामसाई के चा नंती सिंह लोआंग जी ने ताई लिपि में पांडुलिपियां साझा की है। अमृतसर के भाई अमित सिंह राणा ने गुरुमुखी लिपि में पांडुलिपि शेयर की है। यह हमारी महान सिख परंपरा और पंजाबी भाषा से जुड़ी लिपि है। कुछ संस्थाओं ने पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट दी है। राजस्थान के अभय जैन ग्रंथालय ने कॉपर प्लेट्स पर लिखी बहुत पुरानी पांडुलिपियां शेयर की है। वहीं लद्दाख की हेमिस मॉनेस्ट्री ने तिब्बती में बहुमूल्य पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। यह सर्वे जून के मध्य तक जारी रहने वाला है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी संस्कृति से जुड़े पहलुओं को सामने लाएं और शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा की ताकत जब राष्ट्र निर्माण में जुड़ती है तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। राष्ट्र निर्माण के इस दायित्व को निभाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन। ये संगठन देश के युवाओं को अलग अलग पॉजिटिव गतिविधियों से जोड़ रहा है। हाल ही में माय भारत द्वारा बजट क्वेस्ट का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी क्विज में देश भर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। इनसे पता चलता है कि मेरे युवा साथी देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए कितना तत्पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं और बहुत सी प्रेरक बातें साझा करते हैं। इससे नई ऊर्जा, नई उत्साह, नया जोश लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी देश के लोगों को अवगत कराया। हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, अफवाहों में नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया में इस आपदा का असर पड़ रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने का काम किया है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रेरक बातें आदरणीय मोदी जी देश के लोगों से शेयर करते हैं, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में समाज देश के लिए योगदान दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, जो एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आने चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में वो सभी कार्यक्रम, वो सभी विषय आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश वो मिलता है। एकता की भावना भी इसमें नजर आती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी देश के लोगों को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में कोई काम करता है उस झूठ में और अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हमें मिलकर के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के इस आपदा के कारण रेट बढ़े हैं, ये कोई आपदा यहाँ की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके उसको स्थिर रखने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मोदी जी, क्योंकि चाहे कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी देश के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। जब कोई वैक्सीन, दवाई भी नहीं थी, उस समय में आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उस महामारी से बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने अगर विश्व के किसी देश में कोई आपदा आई है, वहां से भारतीयों को भी सुरक्षित देश में लाने का काम किया है और इस आपदा से भी हम मिलकर के जरूर निकलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा विश्वास है। हम सब एकजुट रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले का दौरा कर सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद पीड़ादायक है और राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने पहले ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कल जो आमने सामने की टक्कर में लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, शायद क्लीनर भी उसमें एक खत्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार के साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था। उनने यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी और नागपुर में भी हमने एक दल भेजा है जो वहां भी घायलों का प्रॉपर इलाज करने की बात करें। सरकार की दृष्टि से इन्हें अभी जिनकी गाड़ी से टकराए लहसन जिनका मरा हुआ है वो भी घायल है, ऊपर उनसे भी मिला। ये हादसा कैसे क्या हुआ उसकी जांच के अपने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के
हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है, जिसमें भले ही थोड़ा सा जिनको जिस प्रकार से भी इलाज कराना है, इलाज भी आखिर तक हमारी सरकार के माध्यम से कराएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। तो मुझे बताया गया कि गाड़ी जब पलटी थी, संयोग से हमारा पुलिस फोर्स अपना ड्यूटी खत्म करके निकल रहे थे, ऐसे में पुलिस के जवान ने और अन्य जवानों ने जो बचाने का काम किया, मदद करने का काम किया, मैं उन सबको भी इनाम की घोषणा करता हूँ। उनकी नाम सूची ला करके, ये प्रशासन की तत्परता है। जवानों ने भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, ताकि अंदर से इंजर्ड लोगों को ला करके जब निकाला तो कई घायलों ने बताया हम सही समय पे सही दृष्टि से बाहर निकले, अन्यथा ये हादसा ज्यादा बड़ा हो सकता था। एक बार फिर मैं इस कष्ट की घड़ी में प्रत्येक दुखी व्यक्ति के साथ भी, और इस प्रकार से मैंने वो स्थान देखा है जहाँ ये घटना हुई। वैसे तो वो सीधा रोड है, वो ऐसे आमने सामने की घटना में ऐसी घटना होती है, अदरवाइज रोड की भी और बाकी चीजें भी उसमें ऐसी इस प्रकार से, लेकिन फिर भी समूची चीज की जांच का इंतजार करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम उसको कोई नतीजे पे पहुंचेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ है वहाँ है, इस किसी का भी प्रकार से उसका मेजर दृष्टि से, जैसा बताया गया कि यहाँ लगभग जितने प्रकार के लोग हैं, अधिकांश अब उस गंभीर हालत से बाहर आए हैं। जो एक आईसीयू में है जिसका जबड़ा और वो कल उनका बाकी का काम होगा। नागपुर वालों के लिए भी क्रिटिकल स्थिति से स्टेबल है। अब आज की स्थिति में ये और जाकर जानकारी भी लूंगा। आज के इस अवसर पर छिंदवाड़ा के सभी कष्ट के समय में सारे सिविल और सर्विस वाले दोनों और पूरे जिले के लोगों ने संवेदनशील तरीके से इस घटना से निपटने में अपनी भूमिका अदा की है। हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोगों को मैं एक तरह से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने तत्परता पूर्वक यथायोग्य जैसा इलाज हो सकता है वो सब करने का प्रयास किया गया है। मृतक परिवार के घड़ी में भी हमारी सरकार के साथ इस शोक में शामिल है। उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद करेर गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वो जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने और हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस भवन पहुंचकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि एक बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग उठाई है। एक डॉक्टर को सिर्फ के जो मालिक थे, जो उनको 2 पे कार्रवाई हुई और दोनों अपनी जगह छूट गए। वो माँ बाप जिनके बच्चे थे उनको न मुआवजा ढंग से मिला, न किसी प्रकार की ऐसी सहायता मिली जिससे हम कह सके कि हमारी सरकार है। दूसरा उदाहरण इसी छिंदवाड़ा में फिर हुआ। 10 लोगों की सरकार ने कैसे हत्या की, ये सर्वविदित है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, नौकरी से हटा देंगे अगर आप 40 महिलाओं को लेके नहीं आई। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद तो मौत के आगोश में चली गई, पर वो जो बहनें लेके आई थी वो भी सब घायल हो गई और उसमें से भी कई की जान चली गई। एक स्कूल में सहायिका जो खाना बनाती थी, आपसे नौकरी से हटा देंगे अगर आप मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं चले। एक तरह से सरकार के कर्मचारियों को कैसे ढो के लाया जाता है, उसका जीवित उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में जो बार बार मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, पहले कर्ज लेते हैं, फिर पांडाल लगाते हैं, फिर उसी का माइक लगाते हैं और फिर अभिनंदन करो, तालियां बजाओ। इसका तो करना ही पड़ेगा अभिनंदन। आप भी बैठे रहते हो तो आपसे कई बार तालियां बजवा देते हैं, पत्रकारों से बजवा देते हैं। ऐसे हुनरबाज मुख्यमंत्री इससे पहले मध्य प्रदेश की नहीं, देश की धरती पे नहीं हुए। मैं मानता हूँ कि एक बहन हमारी, उसकी 17 साल की बेटी, वो 1500 रुपये उसको मिलते थे
लाडली बहना के नाम पे उसको कहा गया तेरा बंद हो जाएगा अगर तू मुख्यमंत्री के भाषण सुनने नहीं गई तो। और वो बहन भी मौत के आगोश में चली गई। 17 साल की बेटी अब एक तरह से यतीम हो गई। कोई नहीं उसका, न पति, उसकी शादी हुई, न उसका चूंकि नाबालिग है, न उसके पिता है, न उसका कोई भाई है, न उसके दादा दादी है। अकेली रह गई, माँ भी थी वो भी मर गई। घर नहीं है, आसपास से लकड़ी से दीवारें बनी हैं जो बाहर से अंदर देख सकते हैं। दरवाजा नहीं, उन लकड़ी की दीवारों में भी उसमें टाट का एक तरह से दरवाजे के ढांक दी गई है, एक तरह से छांव की गई। इस तरह की भयावह स्थिति इससे पहले कहीं किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिली। हद तो तब हुई जब मुख्यमंत्री कल संवेदना व्यक्त कर रहा है। मुख्यमंत्री का पद गरिमा का पद होता है। मुख्यमंत्री ऐसे में जो भाषण सुनने आए थे उनकी मौत हुई तो वापस पलट के लोगों को संवेदना व्यक्त करने आए, आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री का दायित्व देने आए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पर किया क्या? एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि अंत्येष्टि के अलावा हमारी कोई सरकार ने सहायता की। नागपुर से मेरे पास 3 फोन आए कि हमारे 2-2 लाख रुपए खर्च हो गए, 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। मैं 2 रुपए के सैकड़े से मैंने पैसे उठाए, मेरे को पैसे अब नहीं मिल रहे या कोई इलाज ढंग से नहीं हो रहा। ऐसे 3 लोगों के मुझे फोन आए। एक भाई मिला जिनका नाम है ये विश्वकर्मा जी, उनका मैं लिखित में लाया हूँ। आप चाहो तो इसका फोटो खींचो, उनको फ़ोन लगाओ, इसमें नंबर है जिन्होंने मुझे फ़ोन किया। एक सचिव था, उसकी एक बेटा था, 2 बेटियाँ थी। उसको कहा गया, सचिव भी मौत के आगोश में चला गया। उसको हमारे जनपद के सीओ ने आदेश किया कि अगर आप भीड़ नहीं लाए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, अति आवश्यक है, नहीं तो कार्रवाई होगी। वो सचिव भीड़ लाते लाते अपने आप को मौत के गले लगा लिया। हालात क्या है? उस जनपद के सीओ से मैंने बात की। जनपद के सीओ ने कहा जिला पंचायत के सीओ का आदेश था, कलेक्टर साहब का आदेश था, भीड़ नहीं हुई तो कार्रवाई करूंगा। यानी अल्टीमेटली डर का माहौल है। अगर मुख्यमंत्री का अभिनंदन और तालियां नहीं बजवाओगे तो फिर नौकरी खतरे में आ गई। इस तरह के भयावह स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई थी। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं। सरकार जो जीता वो सिकंदर, उनको विधायक जीते और फिर वो बने। अल्टीमेटली हमें विपक्ष का दायित्व मिला है तो हम कुंठा करेंगे, उनके लिए नकारात्मक बातें करेंगे तो हम मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। पर वस्तु स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी संवेदनहीनता के कई किस्से रोज सामने आते हैं। कभी 50 कुंटल गेहूं की बात कर जाते हैं, कभी गुड़ को मिट्टी में लगाने की बात कर जाते हैं। क्या शुरुआत करते हैं बोलने के लिए और कहाँ खत्म करते हैं किसी को पता नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बात कहनी होती है, विषय कुछ होता है, कुछ और होता है और बातें कुछ और कह के चले जाते हैं। मैं मानता हूँ हमारे इन सब बातों से मध्य प्रदेश की जो अराजकता है, प्रशासनिक, राजनीतिक, अल्टीमेटली अद्भुत अकल्पनीय अराजकता में हमारे मुख्यमंत्री और पूरी सरकार एक ही काम में लगी है, कैसे हम मध्य प्रदेश को लूट लें। करप्शन का सेंसेक्स देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हावी हो गया। इसका रोज उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जो 5वीं मंजिल है वहाँ पर कोई भी सामान्य आदमी चला जाए, एकल खिड़की। करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो, किसी को पैसा दो और अपना काम करना। ये हमारे मध्य प्रदेश की वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा बन गया। मैं मानता हूँ बहुत दुख के साथ मुझे ये सब बात कहनी पड़ रही है। एक अनाज का गेहूँ खरीदने की तारीख जारी है, आ नहीं रही है, और इधर सोसाइटी भरने की तारीख आ गई। 80%, 70% किसान डिफॉल्ट हो गए सोसाइटियों। संवेदनशीलता नहीं दिखती उसमें कि हम किसानों का कुछ कर दें। भाषण देके गए, किसान कल्याण वर्ष है, भाषण सुनो मेरा किसान साथियों। अभी गेहूँ के क्या दाम है? 2200 रुपये। अभी मक्का 2400 रुपये जब समर्थन मूल्य है तो फिर 1500 में क्यों बिक रही है छिंदवाड़ा में? क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि 6000 सोयाबीन का कहा था आपने, क्यों नहीं खरीदी? एक लाडली बहना को 3000 देने का वादा था, 1500 में भाषण सुनो और मौत को गले लगा। ये पूरे भयावह स्थिति मध्य प्रदेश की होगी। तो मैं मानता हूँ ऐसे में जो देश के हालात है, नरेंद्र सरेंडर हुए,
वो भी देश देख रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने घुटने टेके ट्रंप के आगे, जिस तरीके से पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश के साथ धोखा किया सरकार ने, जिस तरीके से ट्रेड डील की और किसानों की गर्दन पर तलवार चला दी नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से इराक, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है और घात भारत के साथ हो रही है, जो डॉलर रुपए के मुकाबले ऊपर चढ़ा है, अल्टीमेटली इसका असर कहाँ हुआ? इसका असर हर घर में हुआ है, महंगाई पे हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था पे हुआ, अवमूल्यन जो रुपए का हुआ, अल्टीमेटली देश का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा। जितना ईरान का नुकसान हुआ उससे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हो गया। ये राहुल गांधी जी ने कई बार इस बात को अलग अलग तरीके से देश को आगाह किया था, सरकार को आगाह किया था। जब सत्र चालू हुआ, ट्रेड डील नहीं हुई थी, उससे पहले राहुल गांधी ने किस तरीके से देश के सामने अपने वक्तव्य को, नरेंद्र मोदी के सरेंडरपन को, जो मोदी के ट्रंप के आगे अपने आप एक तरह से नतमस्तक हुए मोदी, उसकी बातें कही थी और उससे देश के प्रभाव की आशंका जाहिर की थी और वो होने लगा है। जो पेट्रोल डीजल की हालात होने लगे हैं पूरे देश के, जो गैस कनेक्शन, गैस की टंकी का 10 किलो गैस का कनेक्शन, गैस देंगे टंकी में, सिलेंडर में, और 14 साढ़े 14 किलो का पैसा लेंगे, उसके बाद भी अल्टीमेटली 60 रुपये गैस के सिलेंडर पे बढ़ा दी। इधर रोज भयावहता चल रही है। कल परसों बिजली के दाम बढ़ा दी जो अप्रैल से लागू होंगे। इन सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश का कांग्रेस जन रुकेगा नहीं। हर ब्लॉक में सोमवार के दिन हम तहसील कार्यालय और बिजली कार्यालय का घेराव करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ छिंदवाड़ा के हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम होना चाहिए और इनसे दो हाथ करो, उनका चेहरा बेनकाब करो। सांसद पहले कमलनाथ जी पर, उनके परिवार पर, नकुलनाथ जी पर सवाल उठाता था कि 10 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग हॉस्पिटल में है, कुछ नागपुर में है, सांसद कहाँ गायब है पता ही नहीं किसी को। मैं मानता हूँ ऐसी पूरी परिस्थिति में मैं छिंदवाड़ा की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने कभी छिंदवाड़ा को कांग्रेस और बीजेपी के तराजू में नहीं रखा। उन्होंने इसको अपना परिवार माना, पूरी जवानी दे दी, पूरी जवानी के एक एक दिन छिंदवाड़ा के विकास और यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए लगा दिए। ऐसा एक परिवार नहीं होगा, एक परिवार जो उनके संपर्क में आया और उनने उस परिवार की सेवा नहीं की। चुनाव में कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वोट दिया हो नहीं दिया हो, कार्यकर्ता कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कमलनाथ ने कभी दो निगाह से, दो आंखों से कमलनाथ जी ने देखा इस बार। जो लोग बीजेपी में चले गए उनकी भी हालत क्या है वो आप सर्वविदित है, देख रहे हैं। अल्टीमेटली छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक सिक्के के दो पहलू है। मैं छिंदवाड़ा की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोगों ने जैसा रखा हम रहे, आप लोगों का विश्वास जैसा मिला उसको हमने आत्मसात किया, कांग्रेस ने आत्मसात किया, कमलनाथ जी ने आत्मसात किया। मैं फिर से आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को आप फिर सहयोग करो, कांग्रेस को साथ दो। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में परिवर्तन की जो एक तरह से आचार विचार बन रहे हैं उसमें छिंदवाड़ा सबसे अव्वल है। इसी प्रार्थना के साथ मैं धन्यवाद भी देता हूँ और दुख भी व्यक्त करता हूँ जिन परिवार के साथियों का सरकारी हत्याएं हो गई, वो चाहे हमारे ये 10 परिवार के साथी मुख्यमंत्री ने भाषण सुनने के लिए बुलाए, चाहे हमारे वो बच्चे जो तड़प कर कोसीरम से मर गए, उनके लिए मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और छिंदवाड़ा के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजनों को खूब मैं हाथ जोड़कर एक तरह से अपने आप को समर्पित करता हूँ कि आप लोगों ने समय समय पर लोकतंत्र के चेहरे को, जो लोकतंत्र में आवाज़ उठनी चाहिए बुराई के लिए, उसमें आप सबसे अव्वल रहे। और मेरे व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि वो चाहे अमरवाड़ा का चुनाव हो, चाहे छिंदवाड़ा में कोसीरम का जो केस हुआ, चाहे और भी परिस्थितियों में आप लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहता है। मैं इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित भी समझता हूँ और एक तरह से आपका ऋणी भी हूँ। धन्यवाद। जोधपुर के पुराने क्षेत्रों में देर रात हुई झड़प के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। स्थिति पर नियंत्रण और शांति बनाए रखने के लिए डीसीपी ईस्ट मनीष कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च निकाला। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सघन गश्त की जा रही है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में रामनवमी 2026 का आयोजन अंतिम चरण में है।
है। दशमी की रात से जुलूस और शोभा यात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। इस वर्ष शहर में 107 झांकियां प्रस्तुत की गई। इस आयोजन को शांतिपूर्ण व्यवस्थित बनाने के लिए उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन की निगरानी में विभिन्न मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहकर ड्यूटी निभाने और समन्वय के साथ जुलूस को निर्धारित समय पर संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के बाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। अस्तुआ गांव में 27 वर्षीय शिव शंकर ठाकुर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल युवक हाल ही में गांव की ही युवती से प्रेम विवाह कर गांव लौटा था, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे। आरोप है कि युवती के भाई ने फोन कर उसे बुलाया और फिर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। कृष्ण कुमार, क्या हुआ है कि पीछे आपके एम्बुलेंस है उसमें लाश रखी है? क्या नाम? कृष्ण। क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब बोला था कि ये लोग आया था थाना में, कहीं इसका आवेदन दिया था तो ये लोग आया और संगापा बोला कि उसी टाइम घर चले जाएंगे। तो ये लड़की बोली कि जो मेरा समूह का काम है वो करके चलते हैं। तो ये लोग गया भरवाड़ा में, तो भरवाड़ा में रूम लिया तो जमा नहीं, मतलब ख़राब रूम था। तो बोला कि जब सब कुछ हो गया, इसका पापा मम्मी कुछ नहीं बोला है, तो बोला आ जाने के लिए घर पे। तो ये लोग बोला कि नहीं आएंगे, ऐसा है, गुस्सा है। तो गुस्सा है तो फिर भी हमारे घर से फोर्स किया कि आ जाओ, कुछ नहीं होगा। काहे कि मेरे घर के सीनियर बाबा जो थे उससे पूछा तो बोले ठीक है ले आया। फिर 2-3 दिन रहा तो 3 दिन में कोई कांड नहीं हुआ। सबको पता था कि मेरा चचा आ गया है, किसी को कोई उसे मतलब नहीं। क्या जीतू नाम का लड़का था और आलोक नाम का, ये दोनों पीकर अपना जो करे आया। मेरे चचा को फ़ोन किया इसका भाई, बोला कि तू बाहर आवा, चाहे जो अल्फाज में बोले हमारे नहीं पता। बाहर गया मेरा चचा। मेरा छोटा पापा बुलाया गया उसे कि संगापा से बहस हो रहा है। तब मेरा छोटा पापा आया और संगापा जो था मतलब उससे कोई झगड़ा वगड़ा का कोई सिस्टम नहीं था, तो इसलिए वो गया। तो क्या लोग थे मारपीट में? 3 चक्कू से हमला किया, जानलेवा? 3 जन थे। 3 आदमी ने पूरा ये कांड किया है। गुलाब राय, आलोक राय और जित्तू राय, यही तीनों के चक्कर में हुआ है। कुछ नहीं हुआ था। तीनों जो है महिला के कौन है? महिला के पापा और भाई हैं और एक दियाद में जो होता है वो है। ये शादी कैसे हुई? देखिए हमको तो नहीं पता। जिस दिन ये लोग भागा उस दिन मेरा चाचा का मोबाइल स्विच ऑफ था। हम लोग फ़ोन कर रहे थे, कोई रिस्पांस नहीं। लमसम 4-5 रोज के बाद फ़ोन खुला। ठीक है, पूरा घर का साजिश। क्या लगता है आप लोग को? कुछ नहीं लगता है, यही है कि जो भी किया ये लोग बहुत, इसका पापा मम्मी जो भी किया बहुत गलत किया। जब मारना ही था तो जब थाना पे ये लोग आया था क्यों नहीं मारा? चाहे क्यों नहीं बोलना चाहिए ना, उसी टाइम ना बोलता कि मारपीट जब हुआ तो पुलिस आई थी? पुलिस थाना आई थी? वहाँ थाना आई थी। फिर मेरा चाचा पूरा घायल था, उसको लेकर हम हॉस्पिटल की ओर भागे, तब पुलिस आई। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ हुई है। कौन लोग की गिरफ्तारी? जिसका नाम बोले वो सबका गिरफ्तारी हो गई। हाँ। मारपीट में। हाँ। गायत्री कुमारी। क्या हुआ? हम घर में थे, इसके बाद बाहर गया, मारपीट हुआ। कौन गया बाहर? यही शंकर गया। ये शंकर कौन है? शंकर गया। कौन है शंकर? हस्बैंड आपके? जी। कैसे हस्बैंड है आपके हुए? ये कैसे शादी हुई आपकी? लव मैरिज मंदिर में। कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता में शादी हुआ? कोर्ट मैरिज भी किए हुए हैं। कोर्ट मैरिज कहाँ किए? दरभंगा में। कब किए थे? इधर मोबाइल लेके बोलिए, कब किए थे? याद नहीं, 2-3 दिन पहले। कलकत्ता जाने से पहले? ना, जब शादी हो गया उसके बाद आए थे। अच्छा, कलकत्ता से आकर के पहले मंदिर में शादी किया। कलकत्ता कैसे पहुंची आप? कैसे? लड़का ले गया ट्रेन से। लड़का जी। कहाँ आकर के ले गया था? आया था भरवाड़ा में। हम गए थे घर से। हम लोग का मार्केट पड़ता है। तो आप भरवाड़ा, आपका घर कहाँ है? अस्थुआ। अस्थुआ से भरवाड़ा आप कैसे गए? ऑटो से गए। ऑटो से? सामान वगैरह लेके गए थी? नहीं, एगो पर्स था। पर्स था? कौन था आपका? और कोई नहीं था साथ। फोन भी साथ में था? कैसे आप भरवाड़ा पहुंचे? फोन में था मेरे पास। भरवाड़ा कैसे पहुंची आप? गाड़ी से पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे?
उसके बाद क्या, वो भी आया, फ़ोन किए, मिले, फिर गाड़ी पे बैठे, फिर वहाँ स्टेशन पहुँचे, ट्रेन पकड़े, वहाँ फिर गाड़ी पकड़े लोकल। फिर इनकी हत्या कैसे हो गई? आप कलकत्ता से कैसे आए, क्या हुआ ये बताइए। वहाँ पापा केस कर दिए थे, यहाँ बोल रहे थे कि केस हो गया, ठीक। उसके कौन बाद थाना में? सिंहवाड़ा थाना। ठीक। उसके बाद यहाँ आए, हम पूछे तो बोला कि नहीं केस उस नहीं है। हम कल तक बोला कि तुम चले जाओ, तुम्हारे पापा तो सबर कर लिए, जो केस उस नहीं है, जो तुम जा सकती हो। हम कहले हाँ, तो हम बोले फिर पुलिस को कि नहीं एक बार पूछ लीजिए मेरे पापा से, हम आए हुए, अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो हम फ़ोन लगवाए भाई का नंबर पे, बात हुआ, फिर पापा बोला कि ठीक है हम आते हैं। आया पापा, पुलिस हमको बोला जो भी किए तो बहुत अच्छा किए हैं, हाँ से मतलब तुम्हारा मम्मी पापा से एक रिक्वेस्ट है, तुम गाँव में नहीं रहना अभी। हाँ तो हम बोले ठीक है। तो फिर हम उसके बाद चल करके ठीक है जाओ, तो फिर हम आ गए, ठीक बाहर आ गए। बाहर लड़का था थोड़ा दूर हट के। उसके बाद घरवाड़ा गए, हम सोचे कि से घर पे तो जाएंगे नहीं, हम जीविका में काम करते हैं, तो सोचे कुछ अति प्रॉब्लम था काम में तो सॉल्व करके उसके बाद फिर चले जाते कलकत्ता। तो घरवाड़ा में गए, रूम लिए, तो घर का आदमी सब फ़ोन बहुत करने लगा कि नहीं जब सारा चीज़ हो गया है तो आने के लिए, घर पे आने के लिए। हम बहुत माना किए। उसके बाद उसका फैमिली सब ऑटो लेके वहाँ पे पहुँच गया, तो वहाँ माना भी नहीं कर सकते, जाएंगे। हम बहुत माना किए कि अभी नहीं जाएंगे, माहौल ख़राब है, मेरा भाई बहुत गुस्सा है। फिर भी ये लोग ले गए, फिर वहाँ पे गए, 2-3 दिन रहे। शंकर को बोले बाहर नहीं निकलने के लिए, मेरा भाई बहुत गुस्सा है, तो वो नहीं निकल रहा था। उसके बाद एक मेरा भाई फ़ोन किया। कौन, क्या नाम है? आलोक भाई। हाँ। अच्छा, किसको? शंकर को फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया तब नहीं उठाने दिए। हम समझ गए कि शायद आलोक को पता चल गया कि हम लोग गाँव घर पे आ गए हैं। कौन से घर पे थे आप? लड़का के घर पे। ठीक। तो उसके बाद फिर दोबारा 2 बार फ़ोन किया, तो गुस्सा के फ़ोन उठाया, बोला कि कहाँ छू तू? तो कल के कि हम दरभंगा थी, तो कल के वीडियो कॉलिंग करा, तो कहले कि ठीक है कर। तो हम बोलने लगे तो फ़ोन काट दिया। तो वो गुस्सा होकर बाहर गया कि हम जा रहे समझाने या कुछ भी करने। तो वही उसका छोटा भाई है और मेरा भाई में कुछ हथावाई हुआ। क्या नाम है? आलोक। आलोक में और आपके हस्बैंड में टूटू में? नहीं, पिंटू में और मेरा हस्बैंड में मतलब वही हथावाई क्या हुआ। हम नहीं देखे, हम अंदर थे, और फिर पिंटू को लेकर अंदर आया सब घर में रखने के लिए, तो हम उसको पकड़ रहे थे। तब तक हम जब गए बाहर तो देखे कि इसको मतलब चाकू से मार दिया था, छुरा हुआ। कौन मारा? मेरा भाई। तो उसके बाद गए, मेरा हस्बैंड को। अच्छा। उसके बाद गए, उसकी बहन पकड़ी हुई थी, फिर बांधे उन्हें। मेला का दिन था, ऑटो सब जा रहा था, कितना रिक्वेस्ट किए। उसके बाद एक ऑटो वाला दिया। तो आपके पापा ने आपको धोखा दिया, बोला कि कुछ नहीं है, फिर ये हत्या कैसे मेरे पापा भी नहीं धोखा दिए, तो? ठीक। मेरा भाई का थोड़ा बदमाशी है, वो पता नहीं क्या थोड़ा बदमाशी है, मतलब मन बना लिया था कि मारपीट करेंगे या कुछ बदमाशी चल रहा था, तभी तो ऐसे अब आप कर क्या रहा करेंगे? था। अपने इंसाफ के लिए क्या लड़ा? आपका सुहाग उधर गया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, जो होगा सो तो करवे करेंगे, लेकिन कुछ करके भी आ जाएगा ये, लेकिन करेंगे। कितना रोज हुआ था आपकी शादी को? कितने रोज आप कलकत्ता में रहे? 17 तारीख की शादी किए थे। उसके बाद कब आए यहाँ ट्रेन पकड़े, 28 तारीख को शायद यहाँ ट्रेन पकड़े हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री कुमारी। कहाँ घर हुआ? अस्त हुआ। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट, अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।